नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित विषय की। बिल्कुल इस सेशन के अंदर आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो मेरे साथ कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थी जो जुड़े हैं, एक बार कंटिन्यू जुड़ के रहना। इस सेशन में मैं आपके सामने बात करूंगा सत्र 2024-25 के एग्ज़ाम की, यानी कि बात करूंगा मैं आपके सामने बोर्ड एग्ज़ाम या बोर्ड परीक्षा 2025 की, यानी कि 2025 में जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में बात करूंगा। बिल्कुल आपके सामने मैं लेकर के आया हूं रिवीजन बूस्टर डोज 2025। रिवीजन बूस्टर डोज 2025। बिल्कुल इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने आज बात करूंगा अध्याय नंबर 1 की, यानी कि अध्याय नंबर 1 में से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन को आप रट लेना, समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी इस रिवीजन के अंदर। तो 2025 के इस बूस्टर डोज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक है। तो सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ आगे। सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इस बूस्टर डोज को लगातार प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, इनकी घंटी के निशान को दबा के रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। रेगुलर क्लास रहेगी, हमेशा आपके सामने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बूस्टर डोज के लिए रूप में लेके आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपके सामने शुरू करता हूँ आज की क्लास को। तो अपने पास में अपना जो अध्याय नंबर 1 है, अध्याय पहला, इस अध्याय नंबर 1 की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और उनको किस तरह से हल करना है, जिसका नाम है अपने परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। तो नाम से यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी संख्या में बटे में 0 आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। दूसरी शर्त होती है इसकी, ये पहली शर्त है परिमेय संख्या की। दूसरी शर्त होती है परिमेय संख्या की, वो होती है कि P व Q है, ये आपके पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यानी कि यह प्लस की संख्या हो सकती है, माइनस की संख्या हो सकती है, लेकिन P और Q का मान दशमलव में नहीं होगा। अगर दशमलव में है उसको तो चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर देंगे दशमलव की संख्या होगी तो, लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए। और बटे में रूट में नहीं होगा, जैसे P का मान √3 है, √3 पूर्णांक नहीं है तो ऐसे रूट में भी नहीं होगा। तो दूसरी शर्त होती है। तीसरी शर्त होती है इसके अंदर आपके कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड ये आपके 1 होना चाहिए। यानी कि P और Q में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग जाना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। वहाँ पर आपको ये 3 शर्तें देखनी है, जो तीनों शर्तों को पालन करेगी वो परिमेय संख्या होगी, और इनमें से अगर एक शर्त का पालन नहीं कर रही है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है,
चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा साथ साथ में और उसी के अनुसार अपन बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दूंगा आपके सामने। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अंडर रूट का 10, दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट का 36 और तीसरा ऑप्शन है अंडर रूट का 121 और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट का 625। आपको बताया गया है कि इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपन इस बात क्वेश्चन को अपन हल करना चाहें तो देखिए अपन कैसे करेंगे। जैसे देखिए अपने परिमेय संख्या पढ़ रखी है कि P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। तो इनके सबके बटे में अगर अपन एक 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 और एक रख दें तो P बटा Q के रूप में बन जाएगी। फिर क्या दूसरी बात की थी कि P और Q है वो पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, मतलब कि रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये सब रूट में है, लेकिन 10 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 10 का वर्गमूल होता नहीं है, पॉइंट मांस रहेगा। तो 10 का तो लिखा रूट बटा 10। 36 को अपने सॉल्व किया तो 36 का रूट होता है 6 और बटे में 1 आ गया, 6 बटा 1 हो गया। 121 का वर्गमूल होता है 11 तो ये 1 बटा 11 हो गया। और 625 का वर्गमूल होता है 25 तो ये 25 बटा 1 हो गया। तो आपने के सामने सीधी सी बात आ गई कि ये 25 बटा 1 परिमेय संख्या है, 1 बटा 11, 11 बटा 1 परिमेय संख्या है, 6 बटा 1 परिमेय संख्या है। ये 3 परिमेय संख्याएं तो बची कौन, तो आपके पास में बच गई रूट 10। तो रूट 10 एक यहाँ ऐसी संख्या थी जो अपरिमेय थी। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे लिखा आ जाता है कभी कभार सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन लिखा गया 2 माइनस अंडर रूट 3 है। ये क्या है। ऑप्शन आता है आपके सामने परिमेय, दूसरा ऑप्शन आता है इसका अपरिमेय, तीसरा सी ऑप्शन आ गया अपरिमेय व परिमेय दोनों, और चौथा ऑप्शन आ गया वास्तविक। तो वास्तविक व परिमेय, ये ऑप्शन है। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। तो देखिए अपने पास में क्वेश्चन देखने पर पता चल रहा है कि 2 माइनस रूट 3 कैसी संख्या बताना है। तो 2 माइनस रूट 3 की बात करें तो देखिए 2 तो आपके देखा जाए तो परिमेय संख्या, बट रूट 3 नहीं है। और पूरी देखी जाएगी तो इस पूरी संख्या की बात करेंगे अपन तो पूरी संख्या है आपके, ये परिमेय तो है नहीं। अब ये अपरिमेय है, बिल्कुल है। यहाँ लिखा है परिमेय और अपरिमेय दोनों, ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर देखो साथ ही यहाँ वास्तविक और अपरिमेय लिखा होता तो फिर बी और डी दोनों ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ लिखा है अपरिमेय, इसलिए सॉरी परिमेय लिखा है, इसलिए डी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे ऐसा क्वेश्चन लिखा आ गया। अगला टाइप में बता रहा हूँ, सेकंड टाइप के आपके ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा आ गया 144 में या 44 के 144 के अभाज्य गुणनखंड
144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है, 2 की घात है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ए ऑप्शन है जिसमें लिखा है 1, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन लिखा है आपके पास में 3। 144 में अभाज्य गुणनखंडों में 2 की, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। मतलब जो अपन 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें जो 2 आएगा, 2 कितनी बार आएगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन हल करते हैं। आपके सामने मैंने लिखा पहले 144, इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग 7 बार और इसमें गया 2 बार, 72 बार। फिर 2 का भाग लगाया तो 2 का भाग गया अपने 36 बार। फिर 2 का भाग दिया तो भाग गया 18 बार। फिर 2 का भाग दिया तो भाग गया 9 बार। फिर 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग दिया तो गया 3 बार। 3 का भाग दिया तो गया 1 बार। ऐसे अपन इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 244, 144 में भाग दिया तो भाग देते गए तो अपने पास में देखो 2 कितनी बार आया है, तो 2 की घात देखो 1 2 3 4, 2 4 बार आया तो 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया तो 3 की घात 2। तो यहाँ पर अपने को पूछा था कि 2 की घात कितनी है, 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया 4 बार। तो देखिए मैं आपके सामने बता देता हूँ अलग पेन से लिख करके। जैसे मैंने लिखा 2 और ऊपर मैंने लिख दिया इसके ऊपर, जैसे लिखा मैंने यहाँ 4, 1 मिनट, जैसे यहाँ लिख दिया अपने 4। तो जो ये साथियों 2 लिखा गया है, इस 2 को तो पढ़ते हैं आधार। ये तो क्या होता है, इसे तो पढ़ते हैं आधार नंबर। और ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसे पढ़ते हैं घात। क्या पढ़ते हैं, घात। तो आपको पूछा था कि 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात है 4। तो यहाँ ऑप्शन 4 है ही नहीं, तो अगर अपन यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, पहले ऑप्शन में 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4। ऐसे क्वेश्चन भी अपने आते हैं। ठीक है, फिर अपने पास में आता है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है इस टाइप से। जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं आपके सामने एक संख्या क्वेश्चन, जैसे वो आपके सामने डिस्प्ले में ही बता देता हूँ, अपने क्वेश्चन बुक का ले करके। जैसे मैंने यहाँ से डिस्प्ले पे कर लिया, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार। जैसे देखिए ये आपके सामने बुक है, जैसे यहाँ बुक में लिखा है प्रश्नावली लिखी है, देखिए अपने सामने ये लिखी है प्रश्नावली 1.1। इस 1.1 में अपने पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब आपको यहाँ से सीधा पूछा जा सकता है, जैसे लिख दिया अपने पास में, लिख दिया कि 156 के गुणनखंड क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे ड्राइव करना चाहता हूँ एक बार। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास लिख दिया 156, क्या लिख दिया। ठीक है, 1 मिनट, देखो मैं टेक्निकल बोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ तो कभी कभार बीच में ऐड आ जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिखा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड है, 156 के अभाज्य गुणनखंड है। अपने को यहाँ पूछा है कि इस 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये पूछ लिया। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी बना के देख सकता है, पहले मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, फिर इसका ऑप्शन बना के बता दूंगी ऑप्शन कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ लिखा है 156, तो अपन 156 के टुकड़े करते हैं, इनकी गुणनखंड करते हैं। तो 156 में पहले 2 का भाग दिया तो 2 का भाग गया 7 और 8, 78 बार। फिर 2 का भाग दिया तो 3 बार, 3 दूनी 6, 1 बच गया 9 बार, 39 बार। फिर 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग दिया तो गया इसमें 1 बार और 9 में गया 3 बार, 13 बार। और 13 में केवल 13 का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है 1 बार। तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे इसके ऑप्शन आ गए, पहला ऑप्शन ए आ गया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13। बी ऑप्शन बना लिया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 11। सी ऑप्शन बना लिया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13।
और डी ऑप्शन बना लिया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 11 की घात 1। तो आपको पूछा है कि कौन सा सही आंसर होगा, तो अपने ऐसे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते जो अपने सामने आंसर आ गया वो आ गया 2 की घात 2, तो 2 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 13 की घात 1, तो यहाँ लिखेंगे 13 और 13 की घात 1 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, 13 बोला था, यहाँ तो 13 की घात 1। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। इसके सही गुणनखंड क्या होंगे, तो सही गुणनखंड होंगे इसके 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 11 की घात, सॉरी 13 की घात है, बार बार 11 क्यों बोलता हूँ मैं, 13 की घात 1। इसका ये सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों का सही युग्म कौन सा है, तो ये पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप से इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हुए। तो संख्या पूछता, देखो संख्या 1 2 3 और 4, तो इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आप घातों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 4 आ गए। कभी कभार यहाँ पूछता कि इसकी घातों का योग कितना है, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है, मतलब आपको घातें जोड़ के बतानी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके सामने, छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखिए, अपन बात करते हैं इसके बाद में अपना अगला पैटर्न। आपने देखो जैसे अपने पास पढ़ा है, जैसे अपने पास लिख दिया कोई एक संख्या है, उसका मैंने नाम लिख दिया संख्या 1, साथ में एक संख्या दूसरी दे रखी, इसका नाम मैंने लिख दिया संख्या 2, और अपने को इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ अपने को दे रखे हैं। एलसीएम और एचसीएफ इनकी लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति अपने को दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है। इनके बीच में अपने को पूछेगा कि संबंध क्या होता है इनका, इन सभी के आपस में क्या संबंध होता है, इनका संबंध पूछा जाता है कभी कभार, या संबंध के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या संबंध होता है, तो देखिए जब दोनों संख्याएं दी हो, दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम समापत्ति दिए हुए हो, एलसीएम एचसीएफ दिए हो, तो आपके पास में एक संबंध ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक संबंध होता है, यानी कि दो जो संख्याएं दे रखी है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये लागू कितने संख्याओं के लिए होगा, तो 2 संख्याओं के लिए लागू होगा, ध्यान रखना, 3 के लिए मिस्टेक करता है। आगे बात समझ में, तो आपको ये संबंध पूछा जा सकता है। इसी संबंध के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा आ गया क्वेश्चन अपने पास में कि a व 18, एक क्वेश्चन लिख दिया a, एक मिनट, a व 18 का एलसीएम बराबर 105 तथा एचसीएफ बराबर 2 है, तो a का मान होगा, ऐसा सवाल आता है। इस टाइप से सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ऐसे ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन है आपके सामने 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 5। ये 4 ऑप्शन है, 1 2 4 5। अब आपको बताना है a का मान क्या होगा। तो अभी अपने क्या पढ़ा, अभी अपने पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुणा 18 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी कि 105 गुणा 2, ये अपने पढ़ा था। यहाँ से अपने को a का मान ज्ञात करना है, तो अपन लिख देंगे 105 गुणा 2 बटा 18। 18 से अपने कट किया तो 2 के पाड़े से 18 कट के 9 बार। अब 9 का भाग देंगे 105 में, तो अपने पास में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, यही अपने का सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 9 एकम 9,
9 एकम 9 एक बार गया और यहाँ से बच गया एक 15, 9 एकम 9, यहाँ पर मैंने गलत क्या लिखा है, अच्छा ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन अलग लिख दिए, 1 मिनट में सही कर देता हूँ क्वेश्चन में अपने साथियों। यहाँ पर देखिए बात करता हूँ, तो इनका एलसीएम अपन सही लिख देते हैं। एलसीएम दे रखा है 36, एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, ठीक है, 1 मिनट अपन सही कर देते हैं। एलसीएम दिया है 36, तो यहाँ रख देंगे अपन 36, यहाँ भी रख देंगे 36, तो 9 के पारे से 36 कितनी बार कट देंगे, 4 बार। तो एलसीएम कितना अपने पास दूसरी संख्या ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया 4, ठीक है। इस तरह से अपन क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपको मैंने देखो यहाँ क्वेश्चन वापस पढ़ लेता हूँ कि ए और 18 का एलसीएम दे रखा है 36, एचसीएफ दे रखा है 2, तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे तो इस टाइप से रख दिया इसको आंसर में, 2 से 18 काट दिया 9 बार, 9 का 36 में भाग दिया 4 बार, तो अपना ए का आंसर मान आ गया 4, ये आंसर इसका हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद में दूसरा तरीका आता है, जो अपने क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा आता है, वो इस तरह से आता है कि ऑप्शन नहीं आएंगे, सीधा क्वेश्चन लिखा आ गया, दो संख्याओं दो संख्याओं 90 व 144 का एलसीएम 720 है, तो एचसीएफ ज्ञात करो। अपने को एचसीएफ बताना है कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो देखिए एलसीएम का मान दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखी है, तो आपने पढ़ रखा है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणा बराबर होता है, संख्याओं का गुणा बराबर होता है आपके एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो संख्या दे रखी है 90 और 144, एलसीएम दे रखा है 720, एचसीएफ मान लिया, एचसीएफ को लिख दिया अपने एचसीएफ ही। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 720 बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 90 गुणा 144 बटा 720। अब देखो 0 से 0 कट गई, 9 के पाड़े से अपने पास 72 कट गए 8 बार, तो अपने पास में आंसर आ गया 144 बटा 8। इनकी 144 में 8 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा, देखो 8 एकम 8, एक बार गया पीछे बस के 6, 8 8 100 इनकी 18 बार, 18 8 होता है 144, तो अपने पास में इसका एचसीएफ आ गया, वो आ गया 18, कितना आ गया 18, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस पैटर्न के अनुसार। अब संख्याएं चेंज हो सकती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे देखिए इसी टाइप्स के अपने क्वेश्चन अपने बुक में आ रखा है, मैं आगे सामने उसको ड्राइव करना चाहता हूँ। देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा है, ये 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखो लिखा है कि एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9, आपको पूछा है कि इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे आप इसको, तो देखो इनका सॉल्व करने का तरीका वही है, दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि आप करेंगे 306 गुणा 657 और बट्टे में लगाएंगे आपका 9 का भाग, इसको आप हल कर देंगे, जिसका एचसीएफ आ जाएगा। आई बात समझ में। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसी बुक का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके सामने उसको भी बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपके सामने टिक करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस सेकंड के अंदर आपको काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और इनके दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम में जांच कीजिए। इसके अंदर आपने ये सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92 वाला, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल करके सॉल्व करेंगे। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इन 3 संख्याओं के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं।
इसके अंदर ये 27, 23 और 29 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी एक बार सॉल्व करने की ट्राई करें। जो क्वेश्चन नहीं होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसी प्रकार आपके देखिए आपके सामने जैसे पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में से आपके आते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ। इसके अंदर आपके 156 और 5005 वाला क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 140 को भी ध्यान रखना है। ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो ये थे आपके प्रश्नावली 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने आज टिक करवाए हैं। इसको आप एक बार हल करना, अगले सेशन में अपन इन क्वेश्चन को हल करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 1.2 को भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।